हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 29। इससे पहले ऑलरेडी हमने 28 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिला किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बलांगीर जिला बॉक्साइट खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसमें पाए जाने वाले लौह अंश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये टर्शियरी काल की संरचनाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र व पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अगला सवाल है कि रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? गंगा के मैदान, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रेड सैंडर्स जिसे लाल चंदन भी कहते हैं, नामक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाटी तक सीमित है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। ठीक है, रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि पर उगते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है खासतौर पर चीन में और जापान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय उत्पाद के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्य यंत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी घाट। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, आसान सा सवाल है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी और नागरी पहाड़ी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी तथा सिरुमलाई पहाड़ी पूर्वी घाट की ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, बाकी यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द है खालिस्तान दाब वाला क्षेत्र जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। बताना है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द है खालिस्तान दाब वाला क्षेत्र जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। ऊंचावच, स्थिर, निम्न, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निम्न। ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये वाला जो पट्टी देख रहे हैं आप, है ना, ये वाला जो पट्टी है ये शांत क्षेत्र है। 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, किसका? इक्वेटर के ठीक 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है वो शांत वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम अथवा शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, सिंपल सा सवाल है। सवाल है, कोरियोलिस बल कहाँ पर शून्य होता है? कोरियोलिस जो बल होता है वो कहाँ पे शून्य होता है? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, कोरियोलिस जो बल होता है ये विषुवत रेखा पर शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतम कहाँ देखने को मिलेगा? ध्रुवों पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? बताना है, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं, ये जो आपका दिया गया है, मान लेते हैं ये ग्लोब है, तो ये हमारा है क्या? ये
विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका विषुवत रेखा। यहाँ से देखेंगे ये है 27 डिग्री कर्क रेखा, और यहाँ पे देखेंगे ये आर्टिक वृत्त। ठीक है, आर्टिक वृत्त यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मकर रेखा, और इसी से देखेंगे यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से विभाजन हो गया। तो ये जो आपका विषुवत रेखा है, इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से विभाजन कर दें, है ना, तो इधर वाला जो पार्ट है ये क्या, इसे कहेंगे हम लोग पूर्वी गोलार्ध, इसे कहेंगे हम लोग पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा देखते हैं। बोल रहा है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये देखेंगे अब ये क्या है, ये कर्क रेखा है ना, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये वाला पार्ट इतना क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि अंटार्कटिक वृत्त जो है ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ये भूमध्य रेखा है, और इसी के दक्षिण में नीचे यहाँ पे देखेंगे ये अंटार्कटिक वृत्त है, तो ये भी कथन सही है, दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखिए मकर रेखा कहाँ पे है, ये वाला है आपका मकर रेखा, जो कि दक्षिण गोलार्ध में है, और ये कह रहा है कि पूर्वी गोलार्ध, यानी कि पूर्वी गोलार्ध ये वाला पार्ट कह रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना स्थित है, कहाँ पे है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये सी कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ना कि पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आर्टिक सर्कल है, ये आपका ट्रॉपिक कैंसर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर है, ऐसे नीचे देखेंगे ये कैप्रिकॉर्न है, नीचे है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए अच्छा सवाल है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बताना है आपको कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे मान लेते हैं कि ये आपका अगर बिहार है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, 4 तरीके से इस तरह से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ऊपर कहलाएगा यहाँ पे उत्तर, ये उत्तर है, और नीचे क्या कहलाएगा, ये दक्षिण। ठीक है, ये हमारा है पूरब, और ये कहलाएगा इधर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग यहाँ पे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि इसे कहा गया है जोन 1। क्या कहा गया है, जोन 1। ये है आपका जोन 2। ठीक है, इसे कहा गया है जोन, देखिए वैसे शुरुआत में ऊपर वाले भाग को बांटा गया था जोन 1, जोन 2, और नीचे वाले पूरे पार्ट को बांटा गया था जोन 3 में। लेकिन इसी को यहाँ पे कहा जाता है, ये है जोन 3 का ए, और इसे कहा जाएगा जोन 3 का बी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी कितनी है। तो जोन 1 में जिलों की संख्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 13। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ध्यान रखना है बिहार के उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, 13 जिले। ठीक है, जोन 2 में कितने जिले हैं, तो ध्यान रखना है जोन 2 में 8 जिले हैं। कितना, 8 जिले हैं, जबकि जोन 3A में 6 जिले हैं, और जबकि जोन 3B में यहाँ पे जोड़ लीजिए 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 13 7 21, 21 और 6, 21 और 6 27, 27 38 में से 27 हटेगा तो 38 11 बच जाएगा। ठीक है, तो 11 जिले देखने को मिलेगा जोन 3B में। ठीक है, तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सबसे कम जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, कितने ज़िले पूछे थे ये बता सकते हैं, किस जोन में कितने ज़िले हैं ये भी बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया किस तरीके से है, लेकिन एक्चुअली में इस तरह से नहीं है। ठीक है, जोन 1 हमने तो ऐसे विभाजित कर दिया है 4 भागों में, लेकिन आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, कौन सा कलर ले लें, चलिए हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा हम जो विभाजन कर रहे हैं यहाँ से सुपौल से लेकर के, ये सुपौल है आपका,
सुपौल दिख रहा होगा, ये कलर दिख नहीं रहा लगता है, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सुपौल से लेकर के ये आपका सहरसा, खगड़िया, ठीक है, और बेगूसराय उधर छूट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फिर ये आपका जो है ये भागलपुर को छोड़ते हुए, ठीक है, भागलपुर को छोड़ते हुए ये जो दिख रहा है ये आपका है जोन 2, ये है आपका जोन 2। ठीक है, देखिए कितने जिले हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था ना वहाँ पे, हाँ ठीक है 8 है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से जो आपका लखीसराय है। ठीक है, कहाँ से, लखीसराय, ये वाला पार्ट, ये लखीसराय से होते हुए, ठीक है, आप यहाँ पे जमुई को भी शामिल करेंगे नवादा को छोड़ते हुए। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ से देखेंगे, ये आएगा आपका जोन 3 का ए। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5, ये कौन सा छूट गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक कोई ज़िला छूट गया है। ठीक है, कौन ज़िला छूटा है, यहाँ से आपका ये छूट गया है। ठीक है, इसे हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ये छूटा हुआ भाग है ये वाला जो है ना, शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा इसी में लेंगे। ठीक है, जोन 3A में। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये वाला जो नीचे का भाग बच रहा है आपका, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे इसको इधर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपको बच रहा है ये कहलाएगा जोन 3B, जोन 3 का बी। तो इसमें देखेंगे इसकी 11 ज़िले हैं, जबकि इसमें देखेंगे ये जो बाकी जो पार्ट बच गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कुल 13 ज़िले देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से विभाजन करना है, तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कौन किस में कितने ज़िले आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से जिसमें इसे विभाजित किया जिसमें हमने देखा था कितना ज़िले थे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 ये 11 हो गया ना, 11। तो 11 यहाँ पे हमने देखा, इसलिए काउंट कर लिया था 8, और यहाँ भी देखा था 6, तो बाकी जो बचा होगा इसमें देखने को मिल जाएंगे 13। ठीक है, तो आई थिंक अब यहाँ से बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा खालिस्तान होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, बताना है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा खालिस्तान होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है, 25 सेंटीमीटर से कम, 35 सेंटीमीटर से कम, या 25 सेंटीमीटर से अधिक, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि दिफू दर्रा क्या है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है, हिमालय की पीरपंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल हिमालय में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहीं पे स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देखेंगे कि यहाँ पे बॉमडीला, ठीक है, यांग्याप दर्रा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे रोहतांग दर्रा और माना दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी यहाँ पे दर्रा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी PDF फाइल तो आपके लिए अवेलेबल हमने करा ही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। फिर अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। बताना है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर, 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण ऐसा होता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, इस समय मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, फिर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, उल्टा याद रखना है, जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं उत्तरी गोलार्ध में उसका उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। हम कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सबसे छोटा दिन हो रहा है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोड़ याद रखना है। वैसे ही याद रखना है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, वहीं बात करें 21 जून के बारे में, तो 21 जून को सूर्य जो होता है ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है,
तो ये याद रखना यहाँ पे। और 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ समझिए, मैप से कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, समझिएगा। देखिए, हमने देखा अभी कि ये जो 22 दिसंबर है, यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सबसे छोटा दिन हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिएगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं हम तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये 22 दिसंबर को हम क्या बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या है, जब सूर्य की प्रकाश सीधे रेखा में चल रही है तो देखेंगे आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह सकते हैं यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यानी कि इतना दिन में दिन है। ठीक है, बाकी चीज़ में देखेंगे कि अंधेरा है। ठीक है, तो अंधेरा कहाँ पार्ट में दिख रहा होगा, थोड़ा सा पेंसिल हमें और पतला करना होगा, ज़्यादा मोटा दिख रहा है। देखिए ये वाला पार्ट है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धूप नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच नहीं रही हैं, है ना। लेकिन देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँच रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पहुँचना कहाँ चाहिए था। देखिए हाफ अगर कर दे तो इस तरीके से गोलार्ध हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो पहुँचना चाहिए था। सूर्य की किरणें तो वैसे तो नहीं ना पड़ रही हैं, नहीं वैसे तो नहीं पड़ रहा है, बढ़ रहा है सीधा, तो सीधा पढ़ेंगे तो देखेंगे तो ये वाला थोड़ा सा देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ रहा है इससे तुलना में। जिस वजह से ऐसा होता है, यहाँ पे दिन देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिन छोटा हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में, और इसकी तुलना में देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा हो रहा है। ठीक है, यही लॉजिक आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं इस जगह वाले कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे 21 मार्च को क्या होता है, ये विषुव होता है जहाँ पे दिन और रात क्या होता है, बराबर होते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरीके से यदि करें ऐसा, तो ये तो सूर्य की किरणें पूरा पड़ रही है, तो पूरे पृथ्वी पर बराबर पड़ रहा होगा यहाँ पे, है ना। वही कंडीशन यहाँ भी हो रहा होगा 23 सितंबर को, यहाँ भी विषुव की स्थिति होगी, सीधी रेखा में पड़ रही होंगी यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, दिन और रात बराबर हो रहा होगा। लेकिन 22 दिसंबर और 21 जून को थोड़ा सा कंडीशन उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है कितना है, 22.6%, 25.5%, 33.3%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में जो वनावरण है वो लगभग कितना है, 25.5% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 25.5 नहीं होगा, एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, 2021 में कितना हो गया था, आई थिंक 24.62% हुआ था ना। ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर, इसका ये आंसर नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, उससे ऐसे क्लोज भी ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हम क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है, 24.62%। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे कि वन क्या है, जैविक समुदाय, वनस्पति समुदाय, पारिस्थितिकी, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, वन एक जैविक समुदाय है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हमने सीधा सीधा उठा लिया था, वहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि वन क्या है, तो वन एक जैविक समुदाय है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न समस्याओं को जैविक समुदाय कहते हैं। विभिन्न पौधे, वनस्पतियाँ, वन्यजीव, मिट्टी के बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा बसाए गए एक जंगल को एक जैविक समुदाय कहा जाता है। ठीक है, ये सेम टू सेम लाइन एनसीईआरटी बुक से हमने लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, लेटेराइट मिट्टी में, ज्वारनदमुख में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि मैंग्रोव वन ज्वारनदमुख में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मैंग्रोव वन भारत में नदी घाटी के मुहाने क्षेत्र और दलदली नमकीन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन का आवरण है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सभी ये सब देखने को मिलते हैं, ये मैंग्रोव वन। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? तो सिंपल सा 4 महानगर देखिए कौन सा है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा ये कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रभारी होता है। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है, ये भी याद रखिएगा। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में ये सबसे लंबा गलियारा है। ठीक है, और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? बेंगलोर, कांडला, मुंबई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। ठीक ना, और मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़े, नमक, मछली, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तुओं को यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे कांडला, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है। किस में? कोयला में, सोना में या सिलिकॉन में या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में खनिजों और कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है और भंडार के बारे में बात करें तो झारखंड है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक जो हिस्सा है वो विद्युत क्षेत्र को उपयोग हेतु भेजा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला में, दोहा में, कटक में या फिर एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि वर्ल्ड में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, लेकिन यह पूछा जा रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस में स्थित है, जो कि मनीला है। ठीक है, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो वहीं पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कटक से कोई संबंधित है? इससे जरूर बताइए कमेंट करके कि कटक क्या है। ठीक है, क्या यहाँ भी कोई चावल अनुसंधान संस्थान है या नहीं है? अगर पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? बताना है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? 1952, 1963, 1978, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ईस्वी से लागू की गई थी और संशोधित जो राष्ट्रीय वन नीति थी ये 1988 में लाया गया था। ठीक है, वहीं याद रखना है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? गैलेना, कुप्राइट या बॉक्साइट या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा आसान सा सवाल है, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, और एल्युमिनियम का रंग वैसे क्या होता है, वाइट कलर का होता है ना, शायद सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और गैलेना क्या है? ये गैलेना के बारे में याद रखना है कि गैलेना शीशा का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि किस देश में झूम खेती कृषि को मसूले के नाम से जाना जाता है? बताना है आपको कि किस देश में झूम खेती कृषि को मसूले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है कांगो, मैक्सिको, वेनेजुला, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि जो कांगो और मध्य अफ्रीका है ना, कांगो और मध्य अफ्रीका में झूम खेती को कृषि को यहाँ पे मसूले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांगो एवं मध्य अफ्रीका में झूम खेती को मसूले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेनेजुला में क्या कहा जाता है? यहाँ पे वेनेजुला में यहाँ पे कोनुको के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ पे हम बात करें, अच्छा
यहाँ पे तो कांगो ऑप्शन है ना, अब लेके चल सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कांगो हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है कांगो इसका सही आंसर है, क्योंकि कांगो में और मध्य अफ्रीका में दोनों जगह पे मसूले को झूम खेती को मसूले के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में झूम खेती को कृषि को तुंगिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर म्यांमार में पूछा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, तुंगिया, ठीक है। चलिए, मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में बताइए, कोई कमेंट कीजिए। फिलहाल लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। बताना है कि गन्ना उत्पादन में भारत वर्ल्ड में किस स्थान पर है, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है गन्ना उत्पादन में भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, दूसरे नंबर पर है, ठीक। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रथम स्थान पर कौन कौन से चावल में, तो ये चीन है, गेहूँ और आलू में चीन है, मक्का में अमेरिका है, दूध और मसाला में भारत है, और सूरजमुखी में यूक्रेन सबसे प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF फाइल पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।